हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इग्नू वाले पर। आज हम पढ़ेंगे BEGC 114 पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। कुछ टॉपिक्स पे जो बात करने वाले हैं हम आज की क्लास में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन हम आज करेंगे। ठीक है जी, जिसमें सबसे पहला आपका क्वेश्चन है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर क्या है, एंड देन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो हमारा पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है उसके क्रिटिक्स के बारे में। यानी कि हम जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है उसको डीपली जानेंगे, कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या स्ट्रगल्स वहाँ पर है, क्या चैलेंजेस हमने वहाँ पर फेसेस किए थे, कि वहाँ के लोगों ने फेस किए थे। उसके बाद क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू ब्रॉडली अंडरस्टैंड बाय साउथ अफ्रीकन लिटरेचर। उसके बाद क्वेश्चन है आपका कि आप साउथ अफ्रीकन लिटरेचर से क्या समझते हैं, इसके बारे में जानेंगे। एंड देन यहाँ पर है आपका distinguish the two broad periods into which South African writings can be classified। यह आपका रहेगा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं एंड देन क्लास को स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन हमसे किया जा रहा है। ओके, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर क्या बोल रहा है आपसे, ये हम कह सकते हैं पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर यहाँ सीधा सीधा क्या रेफर करता है। पोस्ट कॉलोनियल यहाँ पर रेफर करता है उस राइटिंग को, उस संरचना को, उस कंट्री की जहाँ पर हम कह सकते हैं शासन हुआ था, जहाँ पर रूल हुआ था, किसके द्वारा, कॉलोनियल पावर्स के द्वारा। आप कॉलोनियल पावर्स कौन थी, हम कह सकते हैं जैसे इंडिया में शासन हुआ था। ठीक है, अंग्रेज़ों ने हम कहते हैं कि शासन किया था, अपना रूल चलाए थे, उनके रूल्स होते थे, उन्होंने पूरा क्या किया था, हम पर अपना शासन किया था। एग्जैक्टली सेम वही समय की बात है जब जो अदर हमारे कॉलोनियल पावर्स थी, ठीक है, वहाँ पर लाइक ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, उस समय की बात है। उस समय लिखा गया था क्या, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। ठीक है, अब ये क्या एक्सप्लोर करता है, ये जो भी स्टोरीज है, ये जो भी आर्टिकल्स है, ये क्या एक्सप्लोर करते हैं, किसके बारे में बताते हैं, कॉलोनियलिज्म के बारे में बताते हैं कि वहाँ पर उस समय जब हम कह सकते हैं अदर कंट्री द्वारा रूल चल रहा था, उनका रूल था, ठीक है, उन्होंने अपना हम कह सकते हैं दबदबा बनाया हुआ था। तो वहाँ के लोगों ने कैसे कैसे स्ट्रगल्स किए थे, इंडिपेंडेंस के लिए उन्होंने स्ट्रगल किया था, और अपनी आइडेंटिटी, लोगों को अपनी आइडेंटिटी नहीं पता थी, अपनी पहचान नहीं पता थी, उसे खोजने के लिए कितने स्ट्रगल्स किए थे। तो इस लिटरेचर में हमें ये जानने को मिलता है, उनके हम कह सकते हैं कि उनके स्ट्रगल्स के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पर इसकी थीम क्या थी। ओके, थीम्स इन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, क्या थीम्स थी, जिसमें कि हमारा पहला है कॉलोनियल ऑपरेशन। कॉलोनियल ऑपरेशन क्या है, यहाँ पर सीधा सीधा था ये हमसे कह रहा है जो उस समय मैनी पोस्ट कॉलोनियल जो वर्क्स हुए, पोस्ट कॉलोनियल के टाइम पर जितने भी राइटर्स थे, उन्होंने क्या चीज़ें हाईलाइट की थी, क्या बताया था उन्होंने, वहाँ के राइटर्स की क्या थीम रही थी उस समय। जो हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा कि वहाँ पर लोग अपनी आइडेंटिटी सर्च कर रहे थे, अपनी पहचान चाहते थे, वो लोग अपना इंडिपेंडेंस चाहते थे, उस चीज़ से क्या कर रहे थे, जूझ रहे थे, उस समस्याओं से जूझ रहे थे, उन चैलेंजेस को फेस कर रहे थे। तो यही थी हमारी कॉलोनियल ऑपरेशन की थीम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में। सफरिंग, एक्सप्लॉयटेशन, डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय नेटिव पीपल अंडर फॉरेन रूल, जितने भी फॉरेन रूल्स थे उनके अंडर लोग क्या कर रहे थे, उन थीम्स में बताया गया, जताया गया कि लोग कैसे सफ़र कर रहे थे, कैसे लोग जो फॉरेन रूल थे उनके द्वारा एक्सप्लॉइट किए जा रहे थे, डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हो रहा था। ठीक है जी, ये थीम थी। उसके बाद थी यहाँ पर आपका सेकंड पॉइंट है आइडेंटिटी क्राइसिस, यानी कि लोगों को उनकी पहचान नहीं पता थी। लोग, हम यहाँ पर कह सकते हैं कॉलोनाइजेशन ने पूरा का पूरा चेंज कर दिया था उनकी भाषा, उनका कल्चर, उनका ट्रेडिशन, और लोगों को स्ट्रगल हो रहा था अपनी जो हकीकत वाली पहचान थी उसको ढूंढने में, वो उसे फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, जो हम कह सकते हैं सभी की अपनी मूलभूत पहचान होती है ना, वो मूलभूत पहचान
नहीं पा रहे थे, अपनी मूलभूत पहचान को ही पहचान नहीं पा रहे थे, उसमें ही स्ट्रगल में थे वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्या क्या थीम्स थी। उसके बाद है यहाँ पर आपका कल्चर हाइब्रिडिटी। कल्चर हाइब्रिडिटी क्या है? अब यहाँ पर जो हमारा पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है वो क्या दर्शाता है, कैसे दिखाता है कि कैसे जो हमारे लोकल और जो फॉरेन कल्चर्स थे, ठीक है, एक तो लोकल होता है जो हमारी कंट्री का होता है, हमारे स्टेट का होता है, एक होता है फॉरेन कल्चर जो हमने दूसरे से अपनाया होता है, किसी विदेश कल्चर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, वो दोनों क्या हो गए थे, दोनों कल्चर मिक्स हो गए थे। ठीक है, और एक यहाँ पर हुई थी, एक न्यू आइडेंटिटी बनी थी लोगों की, तो यहाँ पर थी हमारी कल्चर हाइब्रिडिटी। उसके बाद यहाँ पर पॉइंट है आपका रेजिस्टेंस एंड इंडिपेंडेंस। ये क्या है, रेजिस्टेंस एंड इंडिपेंडेंस? यहाँ पर बहुत सारे जो लेखक थे वो लड़ रहे थे किसके लिए, फ्रीडम के लिए, और दिखा रहे थे कि कैसे लोग कॉलोनियल रूल में रहते हैं और उसके साथ संघर्ष करते हैं। ठीक है, ऐसी हम कह सकते हैं स्टोरीज थी कि जितने भी राइटर्स थे उस समय में उन्होंने फ्रीडम के लिए लड़ी, अपनी फ्रीडम के लिए जो भी स्ट्रगल था उनकी, जो उनकी गाथाएं थी वो उन्होंने वहाँ पर लिखी थी। ठीक है, लैंग्वेज एंड पावर। लैंग्वेज एंड पावर क्या है? बहुत से जो राइटर्स थे उन्होंने कोलोनाइजर्स लैंग्वेज को यूज़ किया था। कोलोनाइजर्स लैंग्वेज कैसी थी, जैसे कि अगर स्पेन का हम कह सकते हैं रूल चल रहा था तो स्पेनिश लैंग्वेज होगी। ठीक है, फ्रेंच, अगर फ्रेंच का यहाँ पर रूल है, फ्रेंच का शासन है तो वहाँ पर उनकी लैंग्वेज होगी। ब्रिटेन का शासन है, ब्रिटेनियस शासन है, तो वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ किया जा रहा था। ठीक है, बट चेंज इट टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस चेंज कर दिए थे और उनके कल्चर चेंज हो गए थे और उनके उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया था, पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन था वो भी चेंज हो गया था। ठीक है जी, समझ में आया? चलो अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं, हमारा पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट एंड एग्जाइल। डिस्प्लेसमेंट एंड एग्जाइल क्या है? यहाँ पर लोग क्या फील कर रहे थे, उनके पास अपना हम कह सकते हैं अपना कल्चर था सभी के पास, ठीक है, जिन पे शासन हो रहा था, लेकिन वो फिर भी क्या थे, अपने कल्चर के ही अकॉर्डिंग क्या फील कर रहे थे, अकेला फील कर रहे थे, डिस्कनेक्ट फील कर रहे थे। ठीक है, उन्होंने मान लो कि उन्होंने वहाँ पर लोगों ने ऐसा स्ट्रगल किया, ऐसी चीज़ें चैलेंजेस फेस किए जहाँ पर लोग अपने आप को नहीं पहचान पाए थे, अपनी उनकी पहचान नहीं थी। ठीक है, अब एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं था किसी का। ठीक है, ये था हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट एंड एग्जाइल। और साथ में यहाँ पर लोगों को क्या हम कह सकते हैं, किस चीज़ के लिए फोर्स किया जा रहा था कि वो अपनी जो हम कह सकते हैं होमलैंड है, ठीक है, जो उनका घर है वहाँ से क्या करे, वो पलायन करे, माइग्रेट करे। ठीक है, और साथ में अपने कल्चर को भी छोड़ दें। ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं कि उन पर प्रेशर बनाया जा रहा था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन आता है जो कि है हमारा पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर्स एंड देयर क्रिटिकल नुएंसेस। ये क्या है, ये क्या आपसे बता रहा है, हम यहाँ पर अब इसके बारे में बारीकी से जानने वाले हैं। ठीक है, जिसमें कि हमारा पहला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉलोनियलिज्म। पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स क्या एक्सपोज कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशंस को, ऑपरेशंस को और वायलेंसेस को, जो कि कॉलोनियल रूल के द्वारा जो हमारे फॉरेनर्स थे जो शासन कर रहे थे उनके द्वारा उस देश में उन लोगों पर कैसे कैसे हम कह सकते हैं कैसे कैसे हम उनसे प्रेशराइज किया जा रहा था, कैसे फोर्स किया जा रहा था, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, वायलेंस हो रही थी, ऑपरेशंस हो रहे थे। ठीक है जी, वो दिखाते हैं यहाँ पर कि कैसे जो कॉलोनाइजर्स थे वो जस्टिफाई कर रहे थे। अब मतलब सीधा सीधा सा है, वो अपने कंट्रोल में चाहते थे हर चीज़। ठीक है, खान पान से लेकर के पूरा जो हमारा ट्रेडिशन था, हमारा जो पूरा कल्चर था, उसको अपने कंट्रोल में चाहते थे। और क्या चाहते थे कि जो उन लोगों का पूरा का पूरा ट्रेडिशन है, कल्चर है, उसे बाकी के लोग अपनाएं, उसे फॉलो करें। ठीक है, रीराइटिंग हिस्ट्री। रीराइटिंग हिस्ट्री क्या है यहाँ पर? अब यहाँ पर हम कह सकते हैं फिर से, अब यहाँ पर मैनी पोस्ट कॉलोनियल ने वर्क किया, चैलेंज किया किसको, यूरोसेंट्रिक वर्जन को। यूरोसेंट्रिक वर्जन ऑफ हिस्ट्री रिटन बाय
कोलोनाइजर्स। अब ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर फिर से हम कह सकते हैं इतिहास का पुनर्लेखन हुआ। लोगों ने यूरोपीय को, हम कह सकते हैं जो हमारा यूरोपियन जो इतिहास था उसको चैलेंज किया था। किसने? पोस्ट कॉलोनियल वर्कर्स ने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब लैंग्वेज एंड पावर की अगर हम बात करें तो ये तो अभी हमने पढ़ी। ठीक है, जितने भी हमारे कोलोनाइजर्स थे, वहाँ के जो राइटर्स थे वो किस पर वर्क कर रहे थे? उसी लैंग्वेज में वर्क कर रहे थे। ठीक है, जिसका शासन चल रहा था। लाइक अगर ब्रिटेन का शासन है तो इंग्लिश में स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे, उसके लिए संघर्ष करेंगे, उसके लिए लिखेंगे, उस लैंग्वेज में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है आइडेंटिटी क्राइसिस एंड हाइब्रिडिटी, ये भी अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्या ये समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ओके, अब क्या है हमारे पास यहाँ पर? रेजिस्टेंस एंड डीकोलोनाइजेशन। रेजिस्टेंस एंड डीकोलोनाइजेशन क्या है? यहाँ पर बहुत सारे जितने भी हमारे पास राइटर्स थे, उन्होंने किसके खिलाफ लिखा था? हम कह सकते हैं बहुत सारे जो लोग थे वो क्या चाहते थे? फ्रीडम चाहते थे। इवन राइटर्स भी फ्रीडम चाहते थे। ठीक है, और किसके अगेंस्ट फाइट कर रहे थे? ऑपरेशन के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे। जो पूरा का पूरा जो रूल था, जो शासन था, ठीक है, उसके अगेंस्ट लड़ रहे थे, अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे थे, यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, दे एक्सप्लोर हाउ न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस रिबिल्ड देमसेल्फ, यानी कि जो एक हमारा देश है वो अभी अभी आज़ाद हुआ है फॉर एग्जांपल के लिए, और उस आज़ादी के बाद वो अपने आप को कैसे रीबिल्ड करेगा, कैसे अपने आप को उभारेगा, उस जो भी उसके साथ पीछे हुआ है, उसके बाद अपने आप को कैसे रीबिल्ड उसने करना है। ठीक है, कैसे उसने उस न्यू इंडिपेंडेंट नेशन के साथ डील करना है, ये एक्सप्लोर किया था। फिर है हमारा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एंड एग्जाइल। डिस्प्लेसमेंट एंड एग्जाइल भी अभी हमने पढ़ा था। उसमें क्या दिखाया गया? पेन ऑफ सेपरेशन, कि लोग, हम कह सकते हैं, अपनी जो मातृभूमि थी, अपनी जो मातृ धरती थी, अपने जो उनके जो प्रवास थे उससे कैसे दूर हो गए थे। ठीक है, वो उन्होंने दर्द झलकाया, जो अलग हुए थे, जो सेपरेट हुए थे, उस सेपरेट होने का दर्द उन्होंने झलकाया था, उन्होंने बताया था। ठीक है जी, यही था हमारा डिस्प्लेसमेंट एंड एक्साइल। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारे पास क्वेश्चन? अंडरस्टैंडिंग साउथ अफ्रीकन लिटरेचर। साउथ अफ्रीकन लिटरेचर क्या है हमारे पास? ये क्या बताता है? ये हमें बताता है साउथ अफ्रीका का एक हिस्ट्री है, जिसमें कि क्या हुआ था, पूरा का पूरा हम कह सकते हैं शासन था, कॉलोनियल हम कह सकते हैं शासन था। ठीक है, अपार्टहाइड था। ठीक है, और रेजिस्टेंस को लेकर के पूरी की पूरी जो एक कंट्री थी वो एक जटिल हिस्ट्री बनी। ठीक है, वहाँ पर लोगों के साथ क्या हो रहा था? लोगों पे शासन चल रहा था। ठीक है, और हम कह सकते हैं रंग को लेकर के भेदभाव था। लोग अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं किसमें? दक्षिण अफ्रीका के लिटरेचर में। ठीक है, अब इसके थीम्स क्या हैं? इसके थीम्स पढ़ लेते हैं, जिसमें कि हमारा पहला है कॉलोनियलिज्म और उसके इम्पैक्ट। साउथ अफ्रीका में जो हमारा लिटरेचर है वो किसके द्वारा किससे इन्फ्लुएंस है? यूरोपियन कॉलोनाइजर से। ठीक है, जिन्होंने क्या लिखा था? अपने अफ्रीका के एक्सपीरियंस बताए थे कि जब अफ्रीका में, हम यहाँ पर कह सकते हैं जो अफ्रीका में कॉलोनियलिज्म हुआ था, ठीक है, उसमें उसके जो एक्सपीरियंस थे उन लोगों की, उन राइटर्स की, उन्होंने उसके बारे में बताया। ठीक है, कि कैसे वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, उनका जो कल्चर था, उस पर पूरा का पूरा आफ्टर कॉलोनियलिज्म इफेक्ट पड़ा था। ये थीम रही थी उन राइटर्स की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सेकंड पॉइंट है हमारे पास अपार्टहाइड। अपार्टहाइड क्या है? इसे हम कहते हैं रंग भेद, काले गोरे का जो भेदभाव होता था उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कह सकते हैं
कि उन लोगों का जो रंग भेद था उसको लेकर के बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं यहाँ पर अन्याय हो रहा था उन लोगों के साथ। और ये कब से कब तक हुआ था? 1948 से 1994 था। कि ये एक पूरा का पूरा हम कह सकते हैं सिस्टम था जहाँ पर ये जो रंग भेद की नीति थी वहाँ पर वो लागू रही थी। और यहाँ पर क्या दिखाया जाता है कि इसके दौरान जितने भी हमारे लेखक रहे थे उन्होंने कौन सी कहानियाँ लिखी थी? इनजस्टिस के लिए, वायलेंस के लिए और सफरिंग के लिए, जो कि यहाँ पर जितने भी लोग थे, वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, इन सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। ठीक है, रंग भेद को लेकर के जो रंग भेद की नीति आई थी उसके बाद से बहुत से लोग इन वाली प्रॉब्लम से जूझे थे। तो राइटर्स ने उस पर लिखा था इस समय, जैसे कि हमारे राइटर हैं एलन पैटोन और हमारे नेडाइन गोर्डिमर। उन्होंने क्या कह सकते हैं यहाँ पर इस चीज़ को लेकर के, इनजस्टिस, वायलेंस, सफरिंग को लेकर के लिखा था उस समय। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर रेजिस्टेंस एंड स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। रेजिस्टेंस के लिए आवाज़ उठाई, अपने फ्रीडम के लिए, जो फ्रीडम को लेकर के लोग स्ट्रगल कर रहे थे उसके लिए बहुत सारी हम कह सकते हैं राइटर्स ने पोइट्री, प्ले और नोवेल्स लिखे थे। और डिमांड क्या थी उस पोइट्री में, उस प्ले में और उस नोवेल में? सिर्फ और सिर्फ जस्टिस के लिए। ठीक है, जैसे कि हम नेल्सन मंडेला को तो सभी जानते हैं, उनके बारे में सुना भी है। तो उनकी ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये क्या बताती है ये स्टोरी? ये बताती है नेल्सन मंडेला की जो अपार्थाइड को लेकर के फाइट रही थी, जो रंग भेद को लेकर के नेल्सन मंडेला ने अपनी लाइफ में जो संघर्ष किए थे उसके बारे में ये स्टोरी बताती है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर क्या है? पोस्ट अपार्थाइड लिटरेचर एंड न्यू चैलेंज। अब यहाँ पर क्या होता है 1994 में, ठीक है, ये जो हमारा अपार्थाइड था इसका दमन हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। ठीक है, अब जब ये खत्म हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? विकास शुरू होगा इस देश में, अब विकसित होना शुरू होगा। ये जो पूरा का पूरा क्या था, हमारा जो अफ्रीका था, इसने शुरू किया विकास करना, डेवलपमेंट करना। किस पर? यहाँ के जो लिटरेचर, जितने भी हमारे राइटर्स थे, जितने भी लिटरेचर्स थे, उसके ज़रिए क्या बताना चाहते थे? किस पे फोकस कर रहे थे? रिकंसाइलेशन पर, डेमोक्रेसी पर, और जितने भी सोशल इश्यूज थे, पॉवर्टी को लेकर के थे, करप्शन को लेकर के थे, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के थे, उन सभी पर अब क्या किया? जितने भी राइटर्स थे उन्होंने उस पर फोकस किया। ठीक है, लैंग्वेज एंड डाइवर्सिटी। साउथ अफ्रीकन लिटरेचर इज रिटन इन मैनी लैंग्वेजेस। बहुत सारे लैंग्वेजेस में हम कह सकते हैं साउथ अफ्रीकन लिटरेचर लिखी गई है, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं क्या क्या? इंग्लिश है हमारी, ठीक है, अफ्रीकन्स है, ज़ुलू है, होसा है एंड सोटो है। ये बहुत सारी हमारी क्या है? लैंग्वेजेस हैं जिसमें कि साउथ अफ्रीकन लिटरेचर्स लिखी गई हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम वर्बली भी बताते हैं। ठीक है, टू ब्रॉड पीरियड्स ऑफ साउथ अफ्रीकन राइटिंग्स। यहाँ पर दो है, पहली है हमारी बिफोर 1994, यहाँ पे जब रंग भेद को लेकर के हम कह सकते हैं लिटरेचर लिखी गई, और एक है 1994 के बाद। 1994 से पहले वाली तो हमने पढ़ी जब रंग भेद था। बहुत सारे राइटर्स किसके लिए लिखते थे? कि जो वो नीति लागू की गई थी, काले और गोरे लोगों में जो फ़र्क किया जा रहा था, उसमें अब क्या चाहिए था? जो उन लोगों के खिलाफ वायलेंस हो रहा था उसके खिलाफ उन्होंने लिखा, इनजस्टिस के लिए वो लिख रहे थे, जो उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। ठीक है, और उनके हम कह सकते हैं उन्हें सेपरेट कर दिया गया था उनकी मातृभूमि से, उसको लेकर के क्या चाहिए था? न्याय चाहिए था। तो वहाँ के उस समय जो हमारा 1994 से जब तक अपार्थाइड रहा था, ठीक है, जब तक राइटर्स ने ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों पर फोकस किया था, ये थीम्स थी उनकी, जस्टिस चाहिए, एक्सप्लॉइटेशन है, ठीक है, अपार्थाइड है, क्या क्या लोगों ने अपने उस समय फेस किया था, उस पर लिटरेचर लिखी थी। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर जो 1994 के बाद हुआ। ठीक है, ये कुछ हम कह सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, बहुत सारे ये मेजर राइटर्स हैं और जिनका वर्क है, जिन्होंने लिखा था उन पॉइंट्स पर, उन थीम्स पर, अपने नॉवेल्स को, अपनी बुक, अपनी स्टोरीज को। ठीक है,
उसके बाद है हमारे क्या, पोस्ट अपार्थाइड, यानी कि 1994 के बाद। अब 1994 में जो रंग भेद था वो खत्म हो गया, ठीक है। खत्म होने के बाद जो नेल्सन मंडेला थे वो क्या बने थे, साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। उन्होंने अब फोकस किया राइटर्स ने यहाँ पर फोकस किया कि अब जो हमारा नेशन है उसे रीबिल्ड किया जाएगा। एक न्यू चैलेंज था, ठीक है। और सीधा सीधा ये क्या रिफ्लेक्ट डाल रहा था, पास्ट ट्रॉमा को, कि जिस पास्ट ट्रॉमा से हम जूझे थे अब तक, ठीक है, उसके बाद अब हमारे नेशन को क्या करना है, बिल्ड होना है, फिर से खड़ा होना है, यूँ कह दो अपने पैरों पर अब खड़ा होना है, ठीक है। एक बार हम बहुत गंदे तरीके से कह सकते हैं कि ट्रक के नीचे आगे कुचल चुके हैं, लेकिन अब हमने क्या करना है, खड़े होना और फिर से चलना है, आगे बढ़ना है। तो ये एक बहुत कह सकते हैं ट्रॉमा था और बहुत बड़ा चैलेंज था जो कि फेस करना था, ठीक है। इसके फीचर्स क्या थे, रिकंसाइलेशन और हीलिंग, ठीक है। अब यहाँ पर राइटर्स ने क्या एक्सप्लोर किया कि कैसे अब जो हमारा साउथ अफ्रीका है वो मूव करेगा आगे की तरफ, वो बढ़ेगा। बहुत सालों के बाद इस जो ये पूरा का पूरा ऑपरेशन हुआ, जो ये दमन हुआ, उसके बाद कैसे मूव करेगा आगे की तरफ। अब इंडिपेंडेंट हो चुका है, ठीक है, डिपेंडेंसी नहीं है, किसी का कोई रूल नहीं है, आगे कैसे बढ़ना है। सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज बहुत सारे थे, जैसे कि पॉवर्टी हो गई, करप्शन हो गया, जेंडर इनक्वालिटी है और क्राइम है। अब इनसे क्या करना, और ये जो थीम्स थी ये कॉमन थी हर एक लिटरेचर में, ठीक है। फिर क्या है हमारा आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग, और उसके बाद बहुत सारे हमारे राइटर्स और वर्कर्स उनके वर्क्स रहे, जैसे कि हमारे यहाँ पर नेल्सन मंडेला है, ठीक है, फाजवाने एमपी है, जेक्स एमडीए है और जेम कोट्सी है, ठीक है। उन्होंने भी इन्हीं टॉपिक्स पर लिखा था, यही थीम्स रही उनकी, और इन थीम्स पर उन्होंने हम कह सकते हैं अपने वर्क्स लिखे, ठीक है जी। सो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आशा करती हूँ ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय।